सबसे पहले मैं आपको अपनी जानकारी देना चाहूँगा। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन जब मैंने पढ़ाई कर ली तब मुझे समझ में आया हम स्कूल कॉलेज में जितने भी अच्छे हों, काम ढूंढना हमें शुरुआत से पड़ता है। मैं छोटी मोटी नौकरी करने लगा, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता रहा। कोई नौकरी मिल नहीं पा रही थी जिसे मैं कह सकूं कि अब मेरी ज़िंदगी सेट हो चुकी है। 2 सालों तक भटकता रहा और अंत में मुझे एक नौकरी मिल गई, फॉरेस्ट रेंजर की, और मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन अचानक रात के 12 बजे जब मैं अपनी उस नौकरी के बारे में सोच रहा था जो अगले हफ्ते शुरू होनी थी, मेरे दिमाग में पता नहीं वो काफ़ी पुरानी कहानी आ गई। फॉरेस्ट रेंजर को एक भूत दिखा था और उसके बाद मैं इंटरनेट पर खंगालना शुरू हो गया। फॉरेस्ट रेंजर्स, हॉरर स्टोरीज, और लाइन लग गई ऐसी स्टोरीज की। 1-2 कहानियां मैंने सुनी और बीच में ही छोड़नी पड़ी। बहुत ज़्यादा डर गया था। फॉरेस्ट रेंजर जब अपनी जॉब पर जाते हैं तो उन्हें भूत प्रेत भी नजर आते हैं। जंगलों में जहाँ किसी का आना जाना नहीं होता वहाँ तो भूत प्रेत रहते होंगे ना। मैं सोच में पड़ गया था, क्या मैं ये नौकरी कर पाऊंगा या नहीं। मुझे तो जंगल में रहना होगा ना, और वहाँ पर अगर मुझे कोई भूत मिल गया फिर मैं क्या करूँगा। बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं तो बुरी तरह फंसा। अब क्या करूँ, नौकरी छोड़ दूँ। फिर सुबह आते आते जब रोशनी आंखों में पड़ी, दिमाग कहने लगा रात को कम सोचा कर, वरना डरता ही रहेगा। फिर डर बहुत ज़्यादा कम हो गया था। ये तो कहानियां हैं ना, मनोरंजन के लिए बनी है, सच थोड़े ना होती हैं। ये सोचकर मैं सीधा ऑफिस पहुंच गया, कागजाती काम किए और 1 हफ्ते बाद मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। 15 दिनों तक हमारी ट्रेनिंग होती है। हमें जंगल में जाना नहीं पड़ता। यहाँ पर एक बड़ी ग्राउंड बनी हुई है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर एक फायर लुकआउट टावर भी है, जहाँ पर हमें कई बार काफ़ी हफ्तों के लिए रहना पड़ जाता है। और वहाँ कैसे रहना है, क्या खाना है, जंगल में अगर हमें कुछ ना मिले तो पेड़ पौधों से क्या चीज़ें खाई जा सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं खाई जा सकती, सब कुछ मुझे बता दिया गया था। मुझे जो स्टेशन मिला था वो काफ़ी खतरनाक सा था। उसे मैं खतरनाक कह रहा था, बाकी सब मुझ पर हंस रहे थे, क्योंकि हमारी तो नौकरी ही ऐसी होती है ना। मुझे फायर लुकआउट टावर पर रहना था और जब मैंने ड्यूटी शुरू की 6 बजे मुझे वहाँ पर छोड़ दिया गया। भारी भारी बैग मुझे दे दिए गए थे, खाने का सामान, मनोरंजन के लिए कुछ सीडीज। अब कुछ ऐसे ड्रामे थे जिसे देखकर मैं समय गुजार सकता था। मुझे खास निर्देश दिए गए थे कि हमेशा मुझे राइफल अपने हाथ में ही रखनी है। जंगल में कई बार खतरनाक जानवर आ जाते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी बचा कर रखनी होती है। अब नीचे एक जीप भी खड़ी थी, मुझे उस जीप के अंदर बैठना था और कोई जानवर उस जीप के अंदर नहीं आ सकता। कहीं जंगल में घूमने के लिए जाना है ना, तो जीप के अंदर रहना होगा, उससे बाहर नहीं निकलना है। इस तरह ये पहली रात थी मेरी फायर लुकआउट टावर पर। मैं जब वहाँ बार बार बाहर की तरफ देख रहा था ना, जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, डर लग रहा था, कहीं ये स्किन वॉकर तो नहीं, कहीं कोई प्रेतनी मुझे बुला तो नहीं रही। जब आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा यकीन करने लगते हैं तो आपको आवाज़ें भी वैसी ही सुनाई देने लगती हैं। मुझे लगने लगा था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तारे इतने ज़्यादा चमक क्यों रहे हैं, ये चांद इतना बड़ा क्यों लग रहा है, पेड़ हिल क्यों रहे हैं, हवा ज़्यादा तेज़ क्यों चल रही है। पहली रात मेरी इस तरह से गुजरी थी। अब जिस लड़के की ड्यूटी दिन के वक्त की थी, सुबह 6 बजे वो पहुंच गया और उसने मुझे कहा शाम के 6 बजे पहुंच जाना, रात की ड्यूटी तुम्हारी, दिन की मेरी होगी। मैंने कहा ठीक है। अब उसके पास एक अलग गाड़ी थी, मैं तो वो जीप लेकर सीधा शहर की तरफ निकल पड़ा। कम से कम 45 मिनट लगते हैं इस इलाके से शहर में पहुंचने के लिए, और मैं शहर में पहुंचा, सीधा अपने दफ्तर में साइन करने के लिए गया। और उसके बाद सब मुझसे पूछ रहे थे पहली रात कैसी थी, क्या वो उड़ती हुई चुड़ैल तुम्हें नजर आई जो कहते हैं खून चूस लेती है, क्या तुम्हें वो भूतों ने डराया जो ज़मीन से निकलते हैं और खींचकर उस दुनिया में ले जाते हैं। उनकी बातें डरावनी थी, लेकिन बातों के बाद जैसे वो मुस्कुरा दिया करते ना, मैं समझ गया था मेरी टांग खिंचाई हो रही है। सब मेरी टांग खिंचाई किए जा रहे थे, मैं डरे जा रहा था। मुझे घर में काफ़ी ज़रूरी काम था, लेकिन वो मुझे डराए जा रहे थे। और जब हमारे बॉस आए, वो सीधा मेरे पास आकर कहने लगे सब चुप कर जाओ, बच्चे को डरा क्यों रहे हो।
नई जॉब है उसकी और काफ़ी गरीब है बेचारा, तो उसे काम करने दो ना, डरा क्यों रहे हो। फिर उसके बाद सबने अच्छे से बात करना शुरू किया और वहाँ पर सब चाय पकौड़े खा रहे थे और बातें कर रहे थे और कह रहे थे मुझे, तुम इतने डरपोक क्यों हो, वहाँ कुछ नहीं होता, मैं वहाँ पर 7 साल तक जॉब कर चुका हूँ, उस फायर लुकआउट टावर पर मैं रह चुका हूँ, कुछ नहीं है यार, बस कुछ बंदरों से बचना पड़ता है जो ऊपर पहुँच जाते हैं। किसी सामान को बाहर मत रखना, जैसे मैं कच्छे सुखाया करता था और बाहर वो कच्छे ले जाया करते थे। सब हंसने लगे। फिर वो बताने लगा, मैं आज तक ये सोच रहा हूँ मेरे कच्छे लेकर गए, पहने तो उन्होंने है नहीं, तो कच्छे लेकर कहाँ गए। सबकी हंसी में मेरी भी थोड़ी सी हंसी निकली। फिर वो समझ गए थे मैं काफ़ी घबरा चुका हूँ, तो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू कर दी। कैसे सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा खुश कर देती है। कुछ ऐसे जानवर जो किसी को नज़र नहीं आते, हम उन्हें देख सकते हैं। धीरे धीरे डर खत्म होने लगा। हर किसी ने अपनी अपनी कहानी बताई, अपनी सबसे डरावनी कहानी, और उसमें कोई भूत प्रेत या चुड़ैल नहीं थी। हर किसी की कहानी साधारण थी कि फायर लुकआउट टावर के ऊपर जो लकड़ी लगी होती है ना, वो कमज़ोर होती है, कभी उस पर पूरा वज़न मत डालना। ऐसा नहीं कि तुम उससे पीठ लगाकर किसी से फ़ोन से बात किए जा रहे हो, वो लकड़ी टूट जाती है। और फायर लुकआउट जो टावर है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, गिर मत जाना। एक बार मैं एक सीढ़ी में पाँव फंसने के कारण गिरते गिरते बचा था। दूसरा बता रहा था, नीचे एक बार लकड़बग्घे आ गए, 3 तरफ से घेर लिया, लेकिन मैंने गोली चलाई, उसके बाद भाग गए। ये उसकी सबसे डरावनी घटना थी। ऐसी घटनाएं थी, कोई भूतिया नहीं थी। अब डर कम लग रहा था। हर किसी ने बताया रात वहाँ वो बहुत बार गुजार चुके हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होती। लेकिन फिर भी वहाँ कई अनपढ़ गांव वाले हैं जो जंगल के बीच कुछ घर बनाकर रहते हैं। वो तुम्हें ज़रूर डराने की कोशिश करेंगे। उनकी बातों पर ज़्यादा यकीन मत करना। कुछ चुड़ैलों की बातें बताते हैं, कुछ कहते हैं कि वहाँ हमें घर के बाहर एक अजीब रंग का पत्थर रखना चाहिए। अब एक ने कहा कि बोतल में नीले रंग का पानी डालकर घर के इर्द गिर्द टांग देना चाहिए, कुत्ते मूत कर नहीं जाते। सब हंसने लगे थे। सब कह रहे थे, अगर कुत्ते नीले रंग से नहीं मूतते, इसका मतलब कि कुत्ते कहाँ मूतते होंगे। ये बातें करते करते समय बहुत ज़्यादा हो गया और मैंने कहा अब मुझे घर जाना है, थोड़ा सा थका भी हूँ, 1-2 घंटे सो भी लूँगा। इस तरह मैं घर आ गया। माँ को सब कुछ बताया। माँ भी काफ़ी खुश थी। मेरे पिता भी थोड़ी हंसी मजाक कर रहे थे। फिर बारी आई शाम के 6 बजे की। मैं पहुँच गया था अपनी उस जगह पर। फायर लुकआउट टावर के करीब में था। अब वो लड़का जाते जाते ये कहने लगा, देखो हमारे 2 खास काम हैं। एक तो जंगल में कहीं आग लगी है तो ध्यान देना है, जल्दी से रिपोर्ट दे देनी है और यहाँ से निकलते बनना है। अगर आग कमज़ोर है, तुम बुझा सकते हो, फिर तो हाथ लगाने की कोशिश करना। आग बढ़ चुकी है तो भागने की कोशिश करना, बता देना जल्दी से। और दूसरी खास चीज़ जो हमें करनी होती है वो होती है स्मगलिंग या कोई अवैध काम जो जंगल में हो रहा है, उस पर भी ध्यान रखना है। अब आग के लिए क्या करना है कि हर घंटे अलार्म लगा देना। रात के वक्त बाहर इधर उधर देखते रहना, जब कभी आंख लग गई तो लग गई, बस अलार्म लगा देना। हर घंटे आंख खुली तो देख लेना कहीं आंख तो नहीं लगी, बस फिर से सो जाना। पूरी रात बस यही करना होता है, जागते मत रहना। और एक और काम करना है कि जंगल में कहीं जा सकते हो तो देख लेना कि वहाँ कोई अवैध काम ना हो रहा हो। ऐसा करना 10 से 12 दिन बाद ना एक बार घूमने के लिए जंगल में ज़रूर जाना और मुझे बता देना। एक दिन आगे या पीछे मैं भी घुमाया करूँगा, पता लग जाएगा काम हो रहा है अवैध या नहीं। बस इतना ही है काम हमारा और तनख्वाह हमें पूरी की पूरी मिलेगी। अब उसने भी मजाकिया बातें की, फिर वो वहाँ से चला गया। अब धीरे धीरे अंधेरा हो चुका था और मैं बोर होने लगा था। क्या फायर लुकआउट टावर पर बैठे बैठे मुझे हर रोज़ ऐसे ही रात बितानी होगी? पहली कुछ रातें तो अच्छी निकली थी, फिर मैं बहुत ज़्यादा बोर होने लगा था। मैं सोचने लगा था कि बाहर घूम कर आता हूँ। अब पेट्रोल भी फ्री में मिलता है ना, गाड़ी में डला हुआ होता है, तो कुछ घूम कर आता हूँ, जंगल में देख कर आता हूँ। जानवर भी अब इस गाड़ी को नुकसान तो पहुँचा नहीं सकते। मैं कोई ख़ास काम करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं वो गाड़ी लेकर आगे आगे बढ़ने लगा। मैं आगे बढ़ता गया, देखता गया, वहाँ रास्ता साफ साफ बना हुआ था। अब इस गाड़ी का इस्तेमाल बाकी रेंजर्स भी करते होंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो पूरा का पूरा वो रास्ता बना था। इसके सहारे जंगल में कहीं भी जाया जा सकता था, जैसे सड़कें ही बनी हुई थी मिट्टी की। आराम से मैं घूमता रहा, देखता रहा, कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लगा जो परेशानी वाला हो।
इस तरह मैं हर 2 से 3 दिन बाद रात को घूमने के लिए निकल जाया करता था। बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। एक रात 8 बजे पास के गांव में मैं पहुंच गया। मुझे लगा अब जंगल में मैं बहुत घूमता हूँ, वहाँ तो कुछ अवैध हो नहीं रहा। एक बार गांव वालों से पूछ कर आता हूँ। 8 बजे जब मैं वहाँ पर पहुँचा था, पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। एक घर का दरवाज़ा मैंने खटखटाया ताकि किसी से बात तो कर पाऊँ। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर वो आदमी बाहर आया, उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ था। मैंने कहा, मैंने कपड़े पहने हैं भाई साहब, देखो नंगा नहीं घूम रहा, आप आंखों से हाथ हटा सकते हैं। उसके बाद उसने ज़रा सी आंख खोलकर देखा। भाई साहब आप ज़रा अंदर आ जाइए, ज़रा अंदर आ जाइए, मैं आंखों पर हाथ रखे हुए हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा, आपने देख तो लिया, नंगा नहीं हूँ मैं, आप देख सकते हैं, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। उसके बाद वो मुझे अंदर लेकर गया, मुझे एक लकड़ी की कुर्सी पर बिठाया। फिर उसने अपनी आंखों से हाथ हटाया और कहने लगा, देखिए आप इस समय यहाँ ऐसे आना नहीं चाहिए आपको, यहाँ सब डर जाएंगे। मैंने कहा, माफ़ कीजिए, मैं किसी को डराना नहीं चाहता, मैं नया फॉरेस्ट रेंजर हूँ, जो पीछे फायर लुकआउट टावर है ना, मैं वहाँ पर तैनात हूँ और आज वैसे ही रात के वक्त यहाँ देखने के लिए आ गया। आपको कोई परेशानी तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं कर रहा, कोई गलत काम करता हुआ आपको नज़र आया हो? 15 से 20 मिनट हम में बातें हुई। उसके बाद मैं पूछने लगा, अपनी आंखों पर हाथ क्यों रखा था? क्या आप घबरा रहे थे? क्या कोई यहाँ नंगा घूमता है जिसे नहीं देखना चाहते? उसने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर एक सैंडमैन है, यानी कि रेत का आदमी। कहते हैं उस रेत के आदमी की आंखों में अगर आंखें डालकर आप देखेंगे ना, तो वो आंखों में रेत डाल देता है। उसके बाद आपकी आंखें बाहर निकल आती हैं, ज़मीन पर गिर जाती हैं, फिर वो तड़पा तड़पा कर मारता है। यहाँ उस सैंडमैन से हर कोई डरता है। यहाँ बच्चे अगर 8 बजे सोना जाए ना, तो कहा जाता है सैंडमैन आ जाएगा, रेत डालकर आंखें निकाल लेगा। बच्चे जल्दी से सो जाते हैं, बचपन से हमें ये बताया गया है, इसीलिए आज भी हम उन बातों को याद रखे हुए हैं। फिर मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। हर गांव में, हर शहर में अपने रीति रिवाज होते हैं, मैं बस उनके खिलाफ नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा, ठीक है, मैं रात को ऐसे आपको परेशान नहीं करूंगा, अगर कभी आना भी होगा ना, मैं आपको पहले बता दूंगा और थोड़ा 6 बजे आ जाया करूंगा। उसने कहा, ठीक है। फिर मैं उस गांव से निकला। अब दिमाग में वो सैंडमैन की बात घूमे जा रही, मैं सोचे जा रहा। फिर मैं काफ़ी ज़्यादा बोर भी था, वापस जाना नहीं चाहता था, किसी और गांव में जाना नहीं चाहता था, ताकि किसी को इस तरह परेशान ना करूं। वो भी सैंडमैन पर यकीन करते होंगे। क्यों ना जंगल के उस इलाके में जाऊं जो फायर लुकआउट टावर के पीछे वाली साइड है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ कोई जाता नहीं ना, वहाँ सड़क बनी हुई है, रास्ता बना हुआ है, उस तरफ घूम कर आता हूँ। अब मैंने अपनी जीप उस तरफ बढ़ानी शुरू कर दी। मैं जंगल में आगे बढ़ नहीं पा रहा था, वहाँ बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ आ चुकी थी। उन झाड़ियों के ऊपर से गाड़ी निकल तो रही थी, मुझे बार बार इस चीज़ का डर लग रहा था, कहीं नीचे कोई खड्डा आ गया ना, टायर फंस जाएगा और फंसे हुए टायर को निकालने के लिए मुझे गाड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा। गाड़ी से मैं बाहर निकला तो कई ऐसे जानवर होते हैं जो घात लगा कर बैठे होते हैं। ऐसे जानवर पीठ पीछे हमला करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास भले ही राइफल है, लेकिन मैं गोली कैसे चला पाऊंगा अगर पीठ पीछे ही किसी ने हमला कर दिया? ये सोच थी मेरे दिमाग में, इसीलिए गाड़ी अब मैंने धीमी कर दी। रास्ता बनता जा रहा था, झाड़ियाँ चीर होती जा रही थी और मैं जब पीछे मुड़कर देख रहा था तो सोच रहा था, अब दोबारा यहाँ आने में कोई खास परेशानी नहीं होगी। कई जगह मुझे छोटे छोटे पौधे दिखे थे और हमारी ये जो गाड़ी है ना, बनाई ऐसे गई है, छोटे मोटे पौधों को तो कुछ समझती तक नहीं। यहाँ जंगले लगे हैं, वो खिड़कियों के ऊपर जानवर अंदर भी नहीं आ सकता, तो मैं उन पौधों को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ता गया, लेकिन अचानक मेरी गाड़ी का पहिया एक जगह फंस गया। इसी चीज़ का तो डर था, लेकिन जब आगे रोशनी पड़ रही थी ना, एक चीज़ ने मुझे हैरान करके रख दिया। ओडिशा के ये जंगल घने हैं, यहाँ आपको जानवर दिखेंगे, पानी दिखेगा, खड्डे दिखेंगे, तालाब दिखेंगे, रेत नहीं दिख सकती। रेत तो रेगिस्तानों में होती है ना, यहाँ जंगल के इस हिस्से में मुझे रेत दिख रही थी। टायर रेत में फंसा हुआ था। उसके बाद मैंने अपनी वो जैकेट पहन ली।
ये जैकेट गर्दन से भी बंद करने के लिए है और शरीर के ऊपर चढ़ने के बाद कोई नुकीली चीज़ अंदर धंस नहीं सकती, यानी कोई जानवर होगा ना, उससे बचने के लिए ये सबसे अच्छी तरकीब है। ऊपर कई जगह कीलें लगी हुई हैं, जानवर हमला करेगा तो खुद घायल होगा, छोड़कर भागना पड़ेगा। वो जैकेट पहनी मैं बाहर निकला। पहली बार अपने इस काम में जंगल के बीच निकला था मैं, इस तरह निहत्था था। मैं इधर उधर देख रहा, डर रहा, अब टायर को बाहर कैसे निकालूं। मैंने देखा आगे काफ़ी ज़्यादा रेत था। रेत जंगल में कैसे आ गया? क्या मैं राजस्थान में पहुंच गया उड़ीसा से? ये कैसे हो सकता है? हंसी लाने की कोशिश कर रहा था। मेरे साथियों ने बताया था, जब बहुत ज़्यादा घबरा जाओ ना, बेवकूफ़ी वाली बातें करो, जानबूझकर खुद से बेवकूफ़ी वाली बातें करो, जिससे अंदर जैसे थोड़ी हंसी आने लगती है। बेवकूफ़ाना बातों से हंसी आती है और डर कम लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं ये लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहा था कि क्या मैं राजस्थान में पहुंच गया? उड़ीसा से ये कौन सा रास्ता है? क्या मैं किसी सुरंग से निकलकर राजस्थान पहुंच गया, एक रेतीले इलाके में? ऐसे बातें करता करता उस रेत में मैं देख रहा था। तभी आसपास मुझे लकड़ियां दिखी। मैंने टायर के पीछे लकड़ी फंसाई, आगे लकड़ी फंसाई, अब एक पूरी तरह से रेलिंग सी बना दी। फिर मैं गाड़ी चलाकर टायर को पीछे कर पाया। अब आराम से गाड़ी पीछे पहुंच गई। वो अब उस घास के ऊपर थी। मैं फिर से गाड़ी से बाहर निकला। अब मैं सोच रहा था, ये कैसी रेतीली जगह है? डर भी मुझे बहुत कम लग रहा था। मेरी हिम्मत अब बढ़ चुकी थी तो मैंने उस रेत में पैर रखा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं जंगल में हूँ ही नहीं, चारों तरफ रेत ही रेत। मैं आगे बढ़ता गया उस रेतीले इलाके में। एक जगह पहुंचा मैं, एक बड़ा सा पत्थर जैसे चौकोर आकार का रेत से बाहर निकला हुआ था और उसके ऊपर जैसे छोटे आकार का पिरामिड रखा हुआ था, त्रिभुज सा। मैं उसे देखकर हैरान था। ऐसा लग रहा था चारों तरफ रेत है, दूर दूर मुझे पेड़ दिख रहे, और इस इलाके में, यहाँ बीच में ये जगह, क्या ये कोई धार्मिक चीज़ है? क्या कोई ये धार्मिक जगह है? कहाँ से रेत को लाया गया होगा? कैसे रेत को यहाँ बिछाया गया होगा? हाथ से मैंने रेत को उठाया था। ये बालू रेत थी। ऐसी रेत रेगिस्तानों में होती है, यहाँ खास जगह बनाई गई थी। अब मैं उस पत्थर को देखने लगा। त्रिभुज सा वो छोटा पिरामिड जैसा हिस्सा, उस पर नक्काशी की गई थी, चमकीली चमकीली सी। फिर मुझे वो सुनहरी सी लग रही थी। एक तो चांद की रोशनी उस पर पड़ रही थी, एक तरफ से गाड़ी की रोशनी उस पर पड़ रही थी। यहाँ दूरी काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन नज़र साफ साफ आ रहा था। वो सुनहरी पेंट से जैसे उस पर लिखा गया हो। मैं उसे हाथ लगाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे उठाया, अचानक ही वो त्रिभुज जैसी चीज़, वो पिरामिड जैसे रेत का हिस्सा बन गया हो। अचानक मेरे हाथ में बस वो पत्थर नहीं, रेत रह चुकी थी। कहाँ गया वो? ये रेत का बनाया था, किसी ने कैसे टिकाया था, उस पर पेंट किया था सुनहरी, ये तो नीचे गिर गया। अब जो पत्थर जिस पर वो पिरामिड रखा गया था, वो भी रेत का हिस्सा बन गया था। वो भी धीरे धीरे जैसे रेत में तब्दील हो गया। अब यहाँ भूचाल सा आया था। एक पल के लिए मुझे लगा रेत नीचे की तरफ धंस रही है। मैं रेत से भागना शुरू हो गया। मुझे मेरी गाड़ी नजर आ रही थी, मैं तो उस तरफ भागने लगा। मेरे पैर उस रेत में फंस रहे थे, ज़्यादा नरम हो चुकी थी वो। क्या यहाँ कोई जाल तो नहीं बिछाया मुझे मारने के लिए? अरे ये कौन कर सकता है? गांव वाले? क्या स्मगलर? या स्मगलर ने यह जगह बनाई होगी? इस तरफ कौन सा कोई आता है? यहाँ कुछ इलीगल काम होते हैं, कल दिन के वक्त देखूंगा। मैं भागा गाड़ी की तरफ। जल्दी से गाड़ी में मैं बैठा और गाड़ी को बैक किया। मैं रिवर्स गियर में ही गाड़ी को चला रहा था, आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था। रिवर्स गियर में चलाते चलाते 2-3 बार गाड़ी एक पेड़ से भी टकराई। फिर भी मैं पीछे ले जाता रहा और एक ऐसी जगह पहुंचा जहां से 2 दिशाओं में रास्ता जा रहा था। अब मुझे लगा मैं सही जगह पहुंच गया। मैंने पहचान कर ली, कई निशानियां लगाई हुई थी किस तरफ जाना है। गाड़ी लेकर मैं पहुंच गया फायर लुकआउट टावर में और सीधा ऊपर चढ़ गया। अब मैं दूर से देख रहा था, उस इलाके की पहचान दूर से करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तो दूर दूर तक पेड़ ही नजर आते हैं, ऐसा कोई इलाका दिखता ही नहीं जहाँ पेड़ ना हो, नीचे रेत हो। और वो हर चीज़ रेत कैसे बन गई थी जिसे मैंने हाथ में उठा लिया था? पत्थर था वो, अचानक रेत बन गया। मैं सोचता रहा,
उसके बाद अब मैं थक भी गया था तो मुझे नींद आ गई। मैं सो चुका था और सुबह 6 बजे ही मुझे घर के लिए निकलना था। वो लड़का अब तक आया ही नहीं था। मैं इंतज़ार करता रहा। लगभग 8:30 बजे वो लड़का आया। अब मैं उस पर थोड़ा सा गुस्सा था। मैं कह रहा था, इतनी देर कर दी, तुमने बहुत ज़्यादा देर कर दी। उसने कहा, अब काम ही ऐसा हुआ है, मैं क्या करूं, देर तो होनी ही थी। तुम्हें कुछ पता नहीं लगा, किसी ने बताया नहीं? मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। अरे यार, एक तो सर भी बहुत प्रॉब्लम करते हैं, कोई ज़रूरी काम हो ना तो एक तरफा काम बनाते हैं, बताते नहीं। वहाँ गांव जो आगे वाला है ना, एक आदमी मारा गया है वहाँ पर। कहते हैं कि उसकी आंखें निकाल ली किसी ने। ये सुनते ही मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई थी। मैं सोचता रह गया था, ये कैसे? फिर वो लड़का मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर उस गांव में लेकर गया। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। मैं भले ही फॉरेस्ट रेंजर हूँ, लेकिन इस तरह के काम मैं नहीं करता। यहाँ हमारा काम जंगल को देखना होता है। अगर कोई क्राइम होता है तो सीधा पुलिस वालों को फ़ोन लगाया जाता है। ऐसा ही हुआ था यहाँ पर। इन्वेस्टिगेशन का काम चल रहा था। हमारे भी कई अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। मैं भी उनसे बातचीत करने लगा, जानने लगा कौन है, कैसे रहता है, क्या हुआ, जानवर ने मारा, इंसान ने मारा, कत्ल हुआ है, कोई सीरियल किलर है। मेरे सवालों का अंत नहीं था। और जब मुझे एक एक बात का पता चलता गया, मैं थोड़ा सा घबरा रहा था। उन्होंने बताया, किसी ने जैसे उसकी आंखें निकाल ली और आंखों वाली उस जगह पर रेत भर दी। आसपास भी रेत बिखरी हुई है और किसी को पता नहीं चल पा रहा है उसकी मौत कैसे हुई है। ना तो उसे हार्ट अटैक आया लगता है, जैसे आंखें निकाली इतना दर्द हुआ कि वो मर चुका है। ये सुनकर एक पल के लिए मैं सन्न हो गया था। जब उस आदमी की तस्वीर देखी ना मैंने, पांव तले ज़मीन खिसक गई थी। ये वो आदमी था जिससे मैं कल रात मिला था। ये तो वही है। अब मेरे चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे घबराहट साफ साफ नजर आ रही हो। कई अधिकारी मुझसे पूछे जा रहे थे, क्या तुम इस घटना के बारे में कुछ जानते हो? इतने ज़्यादा डरे हुए क्यों हो? मैं बताना ही नहीं चाहता था कि कल रात मैं आकर गया। मैं बस सिर्फ इसी से मिला था ना। अगर इसने किसी को बता दिया होगा तो मुझे बता देना चाहिए या नहीं? कहीं मेरा नाम ना इसमें आ जाए। मैंने आंखें बंद की, भगवान का नाम लिया और मैं अपने अधिकारी को बताने लगा, इसको तो मैं कल मिल के गया था ना, ये तो वही है, इसीलिए मैं ज़्यादा घबरा चुका हूँ। मैं यहाँ वैसे ही रात के वक्त पूछने के लिए आया था, कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई अनजान आदमी तो नहीं दिखा किसी को। मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। उसके बाद ये घटना हुई है। इस आदमी ने एक तो कहानी भी काफ़ी डरावनी सी बताई थी, तो मैं सही नहीं समझ रहा इसके बारे में मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। पुलिस वाले ने मेरी ये बात सुन ली थी। फिर वो जल्दी से मेरे करीब आया। वो मुझे कहने लगा, कौन सी बात, क्या बताई है तुम्हें? अब पूरी बात बताओ। क्या तुम यहाँ पर आकर गए थे, मैंने सुना है? मैंने बताना शुरू कर दिया। ये एक अजीब सी कहानी सुना रहा था, सैंडमैन की, रेत मानव। कहते हैं कि रात को 8 बजे अगर कोई सो ना जाए ना, जागता रहे, तो वो सैंडमैन आ जाता है, आंखों में रेत डालता है और आंखें निकाल लेता है। वो पुलिस वाला हंसने लगा था। कुछ समय वो हंसता रहा, फिर ये कहानी उसने हर एक आदमी को बताई। हर कोई हंस रहा था कि ये उस पर यकीन करता है। ये उससे मिला था, उस आदमी ने ये बात बताई थी और ये कोइंसिडेंस है। शायद इन दोनों की बात किसी ने सुन ली हो। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे आसपास कोई खड़ा था, तुम्हारी बातें सुन रहा था? मैंने कहा, नहीं, कोई नहीं था, वो अकेला था। उसकी बीवी बच्चे वो घर के अंदर शायद सुन रहे होंगे, आसपास कोई नहीं था। अब ये कोई कोइंसिडेंस था या सच में उस आदमी ने बात सुनी होगी जो कहीं करीब होगा? कोई ऐसा आदमी जो इस कहानी के जरिए से मारने की कोशिश कर रहा होगा। पुलिस वाले हर एंगल से जांच करते हैं। मुझसे 1 घंटे तक उन्होंने बात की थी। सवाल जवाब करते ही रहे। हर जानकारी मैंने उन्हें दे दी। यहाँ क्या हुआ, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। फिर मुझे उन्होंने छुट्टी दे दी और मैं सीधा पहुँच गया घर जाकर पहले तो मैंने एक छोटी सी झपकी ली, फिर खाना खाया। अब मैं काफ़ी निराश सा था। मुझे बार बार एक ही बात दिमाग में घूमती हुई सुनाई दे रही थी, रेत मानव, वो सैंडमैन। ये बात मेरे दिमाग में इतनी बार घूम रही थी कि मैं इंटरनेट पर सर्च करने लगा। जैसे जैसे मैं सर्च करता गया,
अब अलग अलग कहानियां सामने आने लगी। सच में कहा जाता है कि एक ऐसा सैंडमैन है जो रात को बच्चों को डराने के लिए निकलता है, आंखों में रेत डालकर आंखें निकाल लेता है। मैं अब बहुत घबरा गया था, ये तो सच है। फिर ढूंढने लगा सच्ची घटनाएं कितनी हैं। अब ज़्यादातर सच्ची घटनाएं बहुत लोगों ने बताई हुई थी, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना था कि ये बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। जैसे कहते हैं ना, रात को वो भूत आ जाएगा, एक अजीब सा जीव आ जाएगा, सांप आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी। ऐसे डराने के लिए बच्चों को कहानियां बनाई जाती हैं। ये भी वैसी कहानी है, लेकिन कहानी की बात अलग रही, यहाँ तो घटना हो चुकी है। 6 बजे मैं अपने काम पर पहुँच गया। अब वो लड़का भी मुझे बता रहा था कि चेकिंग तो बहुत सारी हुई, कोई सबूत नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आया, बस आसपास ढेर सारा रेत बिखरा पड़ा था। अब मैं रात को टावर से बाहर देख रहा था और मैंने सोचा हुआ था कहीं घूमने नहीं जाऊंगा, चुप करके टावर में बैठा ही रहूंगा। तभी मुझे नजर आया एक तरफ जैसे कोई आग लगी हो। वो आग अचानक बुझ गई। वो रोशनी थी जो बहुत तेज थी, पीले रंग की। मैं घबरा सा गया था, फ़ोन करने ही वाला था, तभी वो रोशनी जैसे बंद हो गई। फिर वो रोशनी एक और जगह से निकली। मुझे लगा शायद यहाँ आग लगी होगी। मैं फिर से फ़ोन करने के लिए निकलने ही वाला था, तभी वो रोशनी बंद हो गई। आग नहीं थी। ऐसा लग रहा था अलग अलग जगह से रोशनी निकल रही हो, कोई फ्लड लाइट लेकर आया हो, नीचे से मार रहा हो। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे आग लग चुकी हो। बार बार ये अलग अलग जगह से हुए जा रहा था। एक पल के लिए मैंने ये भी सोचा कहीं कोई आग तो लगाने की कोशिश नहीं कर रहा, बाद में शांत हो जाता हो। ख्याल बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन निष्कर्ष मैं निकाल नहीं सकता था। मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। उस आदमी को जिस तरह से मारा गया था, मैं बाहर जाना ही नहीं चाहता था। बस आग दिखी फ़ोन कर दूंगा, यहाँ से मैं बस सीधा घर जाऊंगा, जंगल में नहीं जाने वाला आज। बस इंतज़ार करता रहा। रोशनी निकलती रही, अलग अलग जगह से निकलती रही। अब ये फायर लुकआउट टावर होता है ना, इसके चारों तरफ देखा जा सकता है। मैं अपने कैबिन से बाहर निकला था और इधर उधर घूम रहा, टावर के ऊपर ही देख रहा क्या आग है या नहीं। हमारे पास काफ़ी तेज़ टॉर्च लाइट होती है जो दूर तक मारी जा सकती है। मैं उसकी रोशनी मार कर देख रहा था कौन है, क्या है, आखिर कौन मुझे परेशान कर रहा है। तभी मैं वापस कैबिन में आ गया। मैं आगे की तरफ टॉर्च की रोशनी में देखना चाहता था, तभी किसी ने मेरी एक तरफ की खिड़की को खटखटाया। टक टक टक। मैं पीछे मुड़कर देखने लगा आखिर कौन है। एक आदमी खड़ा था, हमारे इस टावर के ऊपर तक चढ़ आया और खिड़की से अंदर झांक रहा। उसकी चमकती आंखों ने मेरे अंदर घबराहट पैदा कर दी थी। शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। मैं खुद को संभालता उससे पहले एक और हरकत हुई। वो रेत की तरह झड़ने लगा, रेत की तरह झड़ने लगा। धीरे धीरे पूरी रेत झड़ी। वो जैसे पुतला था, रेत का पुतला पिघल चुका हो। मैं बाहर भागा देखने के लिए। कहाँ गया? क्या वो सीढ़ियों से उतर रहा है? नीचे नजर गई, नीचे कोई नहीं था। यहाँ ऊपर से कोई छलांग लगाता था। यहाँ ऊपर से कोई छलांग लगाता ना तो नीचे जाकर गिरता और चोट काफ़ी ज़्यादा लगती। लेकिन वो जिस तरह से बिखरा था ना, जैसे रेत के कण हो। कहाँ गया? नीचे ज़रा सी रेत पड़ी थी जो मेरे हाथ में आई थी। यानी जो मैंने देखा वो भ्रम नहीं हो सकता, ये सच था। क्या चीज़ थी वो? कहीं ये वो सैंडमैन तो नहीं? मेरी आंखें निकाल लेगा, रेत भर देगा और मुझे मार देगा। मैं कैबिन के अंदर आ गया था। राइफल मैंने हाथ में पकड़ ली थी। मैं इधर उधर राइफल घुमाता रहा, देखता रहा। डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैं ये भी जानता था कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा सब मुझ पर हंसेंगे। बाहर निकलूं, भागूं यहाँ से या नहीं भागूं? अगर बाहर निकला, नीचे उसने पकड़ लिया तो? ये फायर लुकआउट टावर ना काफ़ी ऊंचा है, यहाँ शायद वो दोबारा ना आए। पूरी रात मेरी डरते डरते निकली थी। मैं बहुत घबराया हुआ बीमार हो चुका था। जब सुबह 6 बजे वो लड़का आया ना, मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो यकीन नहीं कर रहा था। उसने कहा तेरी झपकी लग गई होगी, वो रेत वाली बात यकीन कर ही नहीं सकते, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन हम दोनों को ज़रा उस गांव में आगे बुलाया है,
वो कल वाला गांव था ना जहां आदमी मरा है, उसके आगे एक और गांव है, वहां पर किसी ने बुलाया है हमें, कोई बड़ा अधिकारी है। मैं बीमार था तो उसने मुझे खाने के लिए एक गोली दी। उसके बाद हम निकल पड़े उस गांव की ओर। जब उस गांव में पहुंचे हमें बात का पता चला तो हम दोनों डरे हुए थे। वहां पता चला एक और आदमी मारा गया है। रात को उसकी आंखें निकाल ली गई, आंखों में रेत भर दिया गया, आसपास ढेर सारा रेत बिखरा हुआ है, वो मारा जा चुका है। अब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे और मुझे खास तौर पर बुलाया गया था। मुझे पूछा गया, अब बताओ क्या तुम यहाँ पर आकर गए थे? मैंने कहा नहीं, इस गांव में कभी आया ही नहीं, पूछ लो किसी से भी, ना रात को आया ना दिन को आया। पूछताछ की गई और उन्हें मुझ पर यकीन था। अब वो मुझ पर शक नहीं कर रहे थे। पहले उन्हें मुझ पर शक था कि कहीं यहाँ भी मैं तो नहीं आकर गया, मैं ये सब तो नहीं कर रहा। मैंने कह दिया नहीं, आप पता कर सकते हैं। रात को एक बार 9:30 बजे फ़ोन भी आया था, मैं टावर में ही था। मेरे एक अधिकारी ने पुष्टि भी कर दी। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, कौन है ये आदमी जो अलग अलग गांव में लोगों को मार रहा है और रेत भर देता है आंखों में। इतना दरिंदा आखिर कौन हो सकता है? मैं उस लड़के के साथ उस गांव से निकलना चाहता था। मैं गाड़ी में बैठा, तभी गाड़ी की एक तरफ की खिड़की कोई खटखटाने लगा, ठक ठक ठक। मेरी नज़र बाहर पड़ी। एक बूढ़ा आदमी बाहर बार बार खिड़की खटखटाए जा रहा। बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, उम्र 90 साल के करीब होगी, लेकिन बार बार वो हमसे बात करने के लिए आगे बढ़ रहा। वो खिड़की खटखटा रहा। हमारे अधिकारी उसे रोक रहे थे। वो मुझसे बात करना चाहता था। मुझे लगा कोई ज़रूरी बात होगी। मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकला तो वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो मुझे कहने लगा था, तुमने कुछ किया है, तुमने कुछ किया है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, मैं उस आदमी से मिला था, इससे तो कभी मिला भी नहीं। उसने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हें तुमने मारा है, मैं ये कह रहा हूँ उसे तुमने जगाया है जो इन्हें मार रहा है। मैं उस बूढ़े आदमी से पूछ रहा, क्या मतलब आपका? मैंने किसे जगाया है? तभी मेरा साथी आ गया और कहने लगा, ओ अंकल पीछे हटो पीछे हटो, ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाना। देखो अगर हमने पुलिस को बुला दिया ना यहाँ पर, उठाकर ले जाएंगे तुम्हें भी। बेवजह परेशान करते रहते हो। ये गाँव वाले यार ऐसे ही हैं, लड़ाते रहते हैं, पता नहीं बेवजह कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें करते, कहानियाँ सुनाते हैं, डराते रहते हैं। मुझे लगता है ये बूढ़े आदमी ने ना मारा हो, ऐसे पागल लोग होते हैं सनकी से। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया। उसके बाद वो मुझे वाच टावर के पास लेकर आया और मैं गाड़ी लेकर जब घर की ओर बढ़ रहा था ना, उसकी बातें मुझे बार बार अंदर से चीर रही थी। वो बात उस बूढ़े की, उसे तुमने जगाया है, जिसने इन सब को मारा है। किसे जगाया मैंने? मैं तो किसी सोए हुए को जगाता तक नहीं, किसी जानवर को नहीं जगाता। वो किसकी बात कर रहा है? फिर मैं सोचता रहा, घर जाकर भी आराम किया मैंने और शाम को फिर से मैं उसी वाच टावर पर पहुंच गया था। अब मैंने खिड़कियों पर पर्दे लगा लिए थे, कोई भी यहाँ चढ़ना नहीं चाहिए। नीचे मैंने एक बड़ा सा गेट वाला ताला लगा दिया। अब नीचे से भी कोई सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, इम्पॉसिबल। मैं अब ऊपर आराम से बैठा, अब ये सोच रहा था, अब मैं बस वो आग देखूंगा। आग लगी हुई तो ठीक है, बाहर जाकर कुछ नहीं देखने वाला। माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई कातिल घूम रहा है, आंखें निकालता है, वो बिल्कुल सैंडमैन की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे सीरियल किलर होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं किसी किरदार से, या वो फिल्म हो या कोई विलन हो, फिर उसके जैसा करने की कोशिश करते हैं। ये भी कोई ऐसा ही सनकी है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। और वो रात का सपना जिसने मुझे डरा दिया था, वो सच था या नहीं मैं ये भी नहीं जानता। अब वॉच टावर पर ऊपर जैसे बार बार कोई खटखटाए जा रहा था, खटखटाए जा रहा था। मैं बार बार डरे जा रहा था। मुझे लगा कहीं फिर से कोई आ तो नहीं गया। वो भ्रम था क्या? मेरे कान भी बज रहे हैं? मैं सोच रहा था कौन है। चारों तरफ खिड़कियां खटखटाता रहा कोई। मैं तो आंखें नीचे करके बस बैठा रहा। हो सकता है वो कातिल हो सकता है वो बात ही सच हो। सैंडमैन आंखें निकालने वाला। कैसे बचूं इससे? कैसे बचूं? क्या करूं?
मैं अपने उस बेड के नीचे छिप गया। मैं बाहर देखना ही नहीं चाहता था। कुछ देर कोई खिड़की खटखटाता रहा। फिर खिड़की खटखटाना बंद हो गई। मुझे सांस की आवाज़ सुनाई दी मेरे पीठ के पीछे से। मैंने अपना चेहरा आगे किया हुआ था। बेड के नीचे ही मुझे आवाज़ सुनाई दी। मैं घूमा, डरा, जल्दी से बेड से निकलने की कोशिश करने लगा। मेरे पांव रेत में फंसने से लगे थे, जैसे पीछे रेत ही रेत हो। रेत में पांव फंसे थे। मैं बाहर निकला और नीचे रेत ही बिखर गया। मैं चीखा था, चिल्लाया था। उसके बाद सीढ़ियों से उतरकर मैं नीचे आ गया। गाड़ी लेकर मैं शहर की तरफ भागा। अब तो बहुत मुश्किल है, ये तो मुझे मारने के लिए आया हुआ है। अब मैं शहर पहुंच गया था और माँ हैरान, मैं रात को यहाँ क्यों आ गया। अब माँ को मैं क्या बताता, ड्यूटी छोड़कर आया हूँ। अगले दिन वो लड़का मुझे फ़ोन कर रहा था और सुबह सुबह मैं उस फायर लुकआउट टावर पर पहुंचा। उसे बता रहा रात को क्या हो रहा। वो मानने को तैयार नहीं। उसने कहा तुझे फिर से सपना आया होगा, तू डर गया होगा। मैंने कहा ऐसा सपना, मैं तो बिल्कुल असली महसूस कर रहा था। हम उस टावर के ऊपर चढ़े थे और ऊपर रेत बिखरी हुई थी। मैंने कहा ये सबूत है कोई आया था। देखो रेत, अब इतनी ऊपर रेत कैसे। वो भी हैरान था। ये रेगिस्तानी रेत थी लेकिन ऊपर कैसे पहुंच गई। कोई ना कोई तो यहाँ पर आया था। वो लड़का भी कहने लगा यहाँ तो खतरा बहुत बढ़ गया है। जो भी है शायद जेब में रेत रखता है, मारने के बाद आंखों में रेत भर देता है, आंखें निकालता है। वो हमें भी मारने की कोशिश कर सकता है। मैंने कहा वो इंसान नहीं है, वो रेत की तरह पिघल जाता है, बिखर जाता है, कणों को जोड़कर जैसे इंसान बना हो। वो मेरी बात मान नहीं पा रहा था। मैंने कहा चलो उसी गांव में वो बूढ़ा आदमी, उसे बहुत कुछ पता है जो हमें पता नहीं है। इस पर यकीन करना होगा। काम तुम्हें भी करना है, काम मुझे भी करना है, लेकिन काम करना है तो जिंदा भी रहना है। अब हम उस गांव में पहुंच गए थे। मैं ढूंढने लगा उस बूढ़े आदमी को और लोगों ने बताया वो तो इस गांव में रहता ही नहीं। मैं डर गया, अब उसे कहाँ ढूंढूं। उन्होंने कहा वो गांव के बाहर अकेला रहता है। अब मैं उसे ढूंढता हुआ उस इलाके में पहुंचा जो काफ़ी अजीब सा था। वहाँ रहा नहीं जा सकता। एक तरफ से नदी आती थी और पास में छोटा सा झोंपड़ा। वो अकेला रहता था। खाता क्या था, सामान लाता कहाँ से था। सवाल बहुत सारे थे मेरे पास। अब उसी से पूछने थे वो सारे सवाल। मुझे देखते ही वो बूढ़ा आदमी जल्दी से आगे आगे बढ़ने लगा और कहने लगा अब क्या करने आए हो मेरे पास। यहाँ मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। मैं भी तो मरूंगा ना, लेकिन बताऊंगा नहीं अब। मैं ये सुनकर डर गया और कहने लगा आपको मदद करनी होगी। आप जो जानते हैं आपको बताना होगा। अब मेरा साथी जो पहले अकड़ रहा था वो भी कह रहा था देखिए अंकल, मदद कीजिए। मैं थोड़ा गुस्से में था। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता, लेकिन अब जो हो रहा है ना वो काफ़ी ख़तरनाक सा है। कौन है वो, अगर आपको पता है बताइए कौन है। उसने कहा मैं नहीं बताने वाला। दोनों मरोगे या काम छोड़ोगे, दोनों तरफ तुम्हारा नुकसान। बदतमीजी से बोले थे ना, मैं तुम्हारे पास तुम्हारी काम की बात लेकर आया था, लेकिन तुम बदतमीजी से बोले। अब नहीं बताऊंगा मैं। हम उसकी मिन्नतें करते रहे, उसे मनाने की कोशिश करते रहे। वो मान नहीं रहा था। अंत में हमें लगा ये नहीं मानने वाला, हमें यहाँ से जाना होगा। हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। तब मैंने कहा अगर आप बताना चाहें तो हम आपको तंबाकू की पुड़िया ला सकते हैं। तंबाकू की पुड़िया आपने चबाई होगी, आपके दांत बयां कर रहे हैं। अब उसकी हिलती हुई नज़रें देखी थी। वो कह रहा था नहीं मुझे नहीं चाहिए, जाओ तुम। मैंने कहा एक पैकेट, अगर पूरा एक पैकेट तंबाकू का ला दूं, फिर आप तंबाकू तो खाते होंगे ना। वो अब पिघल चुका था। उसने कहा इंसानियत के लिए अब करना होगा ना, बताता हूँ। फिर उसने बात बतानी शुरू कर दी। यहाँ काफ़ी समय पहले एक सैंडमैन था जो रात को बाहर निकला करता था।
वो प्रेत है, भूत है, किसी को नहीं पता वो कैसे बना, कहाँ से आया, लेकिन वो रेत का बना होता है। और सबको कहा जाता है अंधेरा होने के बाद उसकी नज़रों से नज़रें नहीं मिलानी। आसपास रेत उड़नी शुरू हो जाए ना, रेत दिखनी शुरू हो जाए, आंखों पर हाथ रखो, वहीं सो सकते हो तो वहीं सो जाओ, बस अपनी आंखें मत खोलो। आंखों से आंखें मिली तो वो आपकी आंखें निकालता है, फिर आंखों में रेत भरता है और तब तक भरता है जब तक आपकी सांस रुक नहीं जाती। वो ऐसे मारता है। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, ये कहानी तो मैंने भी सुनी है, अब वो कहाँ से आ गया और पहले वो कहाँ चला गया था, अचानक बाहर क्यों निकला है? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा यही तो बात है ना, यही तो बात है। मैंने उस दिन तुम्हारे कपड़ों पर लगी रेत देख ली थी। वो रेत यहाँ से नहीं लगी थी, पहले से ही तुम्हारे कपड़ों पर लगी हुई थी, यानी वो तुम्हारे आसपास आया था। फिर तुमने बताया तुम तो रात को यहाँ आए थे, मैं समझ गया तुम भी वो हो जिसे वो मारता नहीं। मैंने कहा मारता नहीं क्या मतलब? क्या वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नहीं मारता, लेकिन क्यों? उसने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता। कई लोग ऐसे थे जिनके सामने वो सैंडमैन आ जाता था, वो रेत मानव आंखों से आंखें मिलाता था, फिर भी नहीं मारता था, बाकियों को मारता रहता था, उसका जैसे इस्तेमाल करता था, जैसे उससे कोई रिश्ता था या कुछ और था। तुम्हारे साथ भी उसका कोई रिश्ता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो तुमसे जुड़ा हुआ है। वो तुम्हें नहीं मारेगा, लेकिन यहाँ हर एक को मार डालेगा। अंत में शायद तुम्हारी बारी भी आ जाए। वो आदमी कहे जा रहा था कई लोगों के शरीर पर रेत होती है, लेकिन समझ में नहीं आता आखिर उससे रिश्ता क्या होता है। मैंने कहा मैंने एक खास चीज़ देखी थी जो बाकी सबसे अलग थी। एक जगह रेत ही रेत है, वहाँ बीच में पत्थर पर रखा हुआ एक पिरामिड। ये सबसे अजीब चीज़ थी जो मैंने ज़िंदगी में देखी थी। तब वो बूढ़ा आदमी कहने लगा था ऐसी चीज़, क्या तुम वहाँ अंदर तक गए थे? पिरामिड था वो? मैंने कहा हाँ। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा बाकी भी रेत की बात बता रहे थे कि एक रेत वाली जगह में वो गए थे, लेकिन वहाँ पिरामिड ये सब तो किसी ने नहीं देखा। बस रेत में कदम रखा और सबको लग रहा था वो रेत वहीं से लग जाती है और फिर पीछा होना शुरू हो जाता है। वहाँ पिरामिड भी है, तुम्हें उस जगह दोबारा जाना होगा। वो पिरामिड, वहाँ तुम्हें सच्चाई का पता वहीं लगेगा। सैंडमैन शायद उस जगह से आता है जो किसी किसी को नज़र आती है। फिर उस बूढ़े आदमी से और भी कुछ जानने की कोशिश तो की, लेकिन उसे और कुछ नहीं पता था। उसे बस ये पता था कि मैं नहीं मरूंगा, बाकी सब मरेंगे। उसने जाते वक्त कहा था वो बड़ा पैकेट तंबाकू का अगली बार लेकर आना, ज़बान के पक्के रहना। मैंने अपने साथी के साथ गाड़ी स्टार्ट की और हम वहाँ से निकले। वो कह रहा था दोगे तंबाकू? मैंने कहा भाड़ में जाए, जो बताना था बता दिया, अब तंबाकू का क्या करना। उसके बाद हम फिर से वाच टावर के पास आ गए थे। अब वो लड़का कह रहा था क्या वहाँ जाना चाहिए, क्या मैं भी मारा जाऊँगा? मैंने कहा डरने की बात नहीं है, ऐसा करो आज दिन के वक्त तुम यहाँ रहो और मैं 5 बजे आऊँगा, ताकि अंधेरे में तुम्हें यहाँ रहना ना पड़े। उसके बाद मैं खुद देखूँगा वो जगह कौन सी है, वहाँ होता क्या है। 5 बजे मैं पहुँच गया और वो लड़का गाड़ी लेकर निकल गया। अब मैंने इंतज़ार किया रात होने का। उस बूढ़े ने ये तो बता दिया था कि मैं अब मरने वाला नहीं, तो वहाँ जाकर मुझे देखना होगा। फिर से जब अंधेरा हो गया मैंने गाड़ी उठाई और उस दिशा में मैं जाने लगा। वहाँ एक कमाल की चीज़, पहले भी मैं गाड़ी लेकर आया था, झाड़ियाँ हटाई थी, रास्ता बनाया था, रास्ता गायब हो चुका था, जैसे दोबारा वो पेड़ पौधे वैसे के वैसे हो गए हों। फिर से मैं उस दिशा में जाता गया, उन झाड़ियों को चीरता हुआ रेत में मेरे उस गाड़ी का टायर फंसा और मैं समझ गया ये वो जगह है। नीचे फंसाई मैंने लकड़ियाँ, गाड़ी निकाल ली और उसके बाद मैं चलने लगा रेत में। चारों तरफ जैसे रेत हवा में उड़ रहा था, जैसे हवा का एक झोंका आता और वहाँ रेत हवा में उड़ती, लेकिन नीचे नहीं बैठती, हवा में ही उड़ती रहती धुएं की तरह। वहाँ बादल घिरने लगे थे। पहले ही बताया था कि आज बारिश होगी, लेकिन इस तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया।
बादल भी घिर रहे थे और यहाँ देखने लायक था ये दृश्य। तभी रेत इकट्ठा होने लगी और एक आकार लेने लगी। मैं बिल्कुल बीच में था। वहाँ पर एक खड्डा सा था। यही था ना वो पत्थर जिसके ऊपर वो पिरामिड रखा गया था। मैं देख पा रहा था वहाँ पर वो आदमी एक आकार ले गया था जो सैंडमैन जैसा लग रहा था, रेतीला आदमी। और वो मेरे सामने खड़ा हो गया, चमकती हुई इंसानी आंखें। शरीर उसका रेत का था, आंखें उसकी इंसानी थी। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहा और मैं डर रहा था मेरी आंखें ना निकाल ले। वो बात सच निकले कि वो मुझे मारेगा नहीं, वरना मेरी मौत तो पक्की। वहाँ मैं खड़ा हो गया था और मैंने जल्दी से आंखों पर हाथ रखा। उसके बाद वो आवाज़ आने लगी रेत इकट्ठा होने की। ऐसा लग रहा था जैसे वो अलग अलग जगह से निकल रहा हो। फिर एक आवाज़ आई, तुम्हें आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अंत तक। फिर मैंने अपनी आंखें खोली तो वो रेतीला आदमी बिल्कुल सामने था। मैंने उससे सवाल किया, क्या चाहते हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लोगों को क्यों मार रहे हो? उसने कहा, यही तो मेरा काम है। मेरी ये आंखें कुछ दिनों में खराब हो जाती हैं, नज़र नहीं आता मुझे आंखें चाहिए होती हैं, इसीलिए आंखें निकालता हूँ। अब जिसकी आंखें निकाल दी उसे जिंदा थोड़ी ना छोड़ूंगा। उसके बाद वहाँ बूंदाबांदी सी होने लगी थी और ध्यान दिया मैंने, जब उस पर पानी की बूंद गिरती थी छेद हो जाता था, जैसे रेत में हो जाता है ना। वो बारिश तेज होती गई और वो पिघल रहा था। वो बात तो कर रहा था लेकिन कई बार शब्द समझ में नहीं आता। ज़बान भी उसकी रेत की थी जो रेत की तरह नीचे जाए जा रही थी। बहुत तेज़ बारिश हुई और वहाँ रेत सख्त होती गई। वो मुझे बता रहा था, अब मुझे अपना काम करना है। तुम यहाँ तक आए, तुम इकलौते हो, बाकी सब तो रेत में कदम रख कर ही भाग जाया करते थे। कोई भी यहाँ रुकता ही नहीं था। मैंने उससे कहा, तुम्हें रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा? बताओ मुझे क्या करना होगा? उसने कहा, जो बाकियों ने किया वो करना होगा, तभी मैं रुक सकता हूँ। मैंने जवाब मांगा था, वो क्या था जो बाकियों ने किया? उसने एक तरफ इशारा किया, रेत हटी। वहाँ कंकाल पड़े थे, 25 से 30 कंकाल। उसने कहा, कुर्बानी, खुद की कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाकर एक शैतान को रोका जाता है। वो हर इंसान जिसने रेत पर कदम रखा, उसने अपने शरीर की कुर्बानी दी, तब जाकर ये मौतें रुकी। हर बार ऐसा हुआ, हर बार। उन कंकालों को देखकर मैं डरने लगा था। क्या हर बार ये हुआ था और इस बार भी ऐसा ही होगा? क्या मुझे कुर्बानी देनी चाहिए? अगर नहीं दी तो बाकी मारे जाएंगे। क्या मुझे काम छोड़ देना चाहिए? मरेंगे तो तब भी सब। क्या मुझे बचाना चाहिए बाकियों को? मैं वहाँ पर अपने भूतकाल को, अपने वर्तमान काल को और भविष्य काल को महसूस कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था पूरी इंसानियत का बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया गया हो। मैं क्या करूं? मैं साधारण इंसान हूं, डर जाता हूं। कुर्बानी नहीं देना चाहता था मैंने सोचा भागूं यहाँ से, भाग निकलूं। अब क्या करूं? ऐसे शैतान के सामने मरना एक बेहूदगी होगी। उसके बाद मैं बहुत निराश था। मैंने नज़रें झुकाई और उससे कहा, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? क्या सच में तुम सवाल का जवाब दोगे? उसके बाद मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है। पहले तो वो भी सोचने लगा, फिर कहने लगा, ठीक है। मैंने कहा, वादा करो सच बोलोगे। वो फिर से सोचने लगा और उसने कहा, ठीक है, कौन सा सवाल पूछोगे? किसकी किस्मत जाननी है? मैं सब कुछ सच बताता हूँ। चाहे तुम धन की बात करो, दौलत की बात करो, ब्रह्मांड की बात करो, हर चीज़ का जवाब दे सकता हूँ मैं। अब वादा करता हूँ तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। मैंने पूछा, तुम्हें मारा कैसे जा सकता है?
तुम्हारे इस शाप को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, तुम्हें रोका कैसे जा सकता है बिना कुर्बानी दिए, बताओ मुझे। अब उसके वो रेत के कण हिलने लगे थे। वो गुस्से में था और गुस्से में उसकी ज़बान रुकी नहीं। उसे जवाब तो देना था। मेरी आंखों में शक्ति है, मेरी आंखें निकालोगे मैं मर जाऊंगा। ये नहीं, तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। मैं समझ गया, उसे रोकने का तरीका समझ गया। उसी के जाल में मैंने फंसा लिया था। मैंने छलांग लगाई, वो रेत बिखरना चाहती थी। मैंने अपनी उंगलियों से उसकी आंखें निकाल दी। रेत नर्म होती है, उसके अंदर से उसकी आंखें निकालने में समय नहीं लगा। वो मुझे मार नहीं सकता था, लेकिन मैंने तो उसकी आंखें निकाल डाली, नोच डाली, और वो अंधों की तरह इधर उधर हाथ मार रहा था। फिर धीरे धीरे वो रेत सिकुड़ना शुरू हो गई और मैं भागा अपनी गाड़ी की तरफ। जल्दी से अपनी गाड़ी पर चढ़ गया। वो रेत ज़मीन में समा रही थी, उसी के साथ जंगल खिंच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कागज़ होता है ना, उसके बीच में आप उंगली से छेद करो, वो कागज़ भी खिंचता चला जाता है, बीच में जाता चला जाता है छेद में। ऐसा हो रहा था। आसपास का जंगल भी उस छोटे से खड्डे में खिंच कर पहुँच गया। वो जगह वहाँ से जैसे गायब हो गई थी। आंखें थी मेरे हाथ में आंखें, और सामने पड़े बहुत सारे कंकाल। फिर मैंने सांस ली थी वो जिंदगी की। फिर मैंने उन आँखों को ज़मीन पर रखा, पत्थर मार मार कर कचूमर निकाल दिया मैंने उसका। दोबारा ना देख पाए वो। अब हमेशा के लिए चला गया है अपनी ये रेत की दुनिया लेकर, जहाँ से आया था वहीं पर। इसके बाद मैंने अपने साथियों को फ़ोन करके बताया कि मैं जंगल में घूम रहा था, मुझे कंकाल मिले। किसी को भी मैंने ये नहीं बताया सैंडमैन कौन था और कैसे रोका। अब भी मैं वहीं पर काम करता हूँ और दोबारा कभी वो सैंडमैन नज़र नहीं आया। पुलिस आज भी ढूंढ रही है वो इंसान जिसने 2 लोगों को इस तरह नोच नोच कर रेत भर के मारा। वो कभी नहीं मिल पाएगा। ये राज मेरे सीने में दफन है, हमेशा सीने में रहेगा। बस आप लोगों तक इस कहानी को पहुंचाया है, और आप भी कौन सा किसी को बताने वाले हैं। आप भी सोच रहे होंगे कहानी है, सुनो, मज़ा लो, भूल जाओ। बस इसी तरह भूल जाना मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना को।